ये कहानी है पीआईए की एक मिस्ट्री फ्लाइट की जो कि आज से ठीक 35 साल पहले हवा में उड़ती है लेकिन आज तक लैंड नहीं हुई। इसमें 49 पैसेंजर समेत 5 क्रू मेंबर शामिल थे जो कि आज तक लापता है और उनके खानदान वाले आज भी उनकी राह तकते हैं। और कुछ माहिरीन का तो ये भी मानना है कि बहुत जल्द ये जहाज हमें मिल सकता है। उस जहाज के साथ ऐसा क्या हुआ, वो कहाँ गायब हो गया और 35 साल से उसका कोई सुराग नहीं मिल सका। आज हम बात करेंगे पीआईए की मिस्ट्री फ्लाइट PK-404 की। मेरा नाम है जुनैद अकरम और आइए चल के आपको ये स्टोरी सुनाता हूँ। PK-404 जहाज लापता हो। PK-404 लापता। The Great Mountain, Nanga Parbat, 26,660 feet high from mean sea level. ये बात है 25 अगस्त 1989 की, जब पीआईए का फोकर F-27 गिलगित से सुबह 7:30 बजे इस्लामाबाद के लिए रवाना होता है। माइंड यू, ये थोड़ी ही देर पहले गिलगित एक सवारी लेकर आया था, यानी ये कंटिन्यूस राउंड में था। इस जहाज में 49 पैसेंजर समेत 5 क्रू मेंबर मौजूद थे। फोकर F-27 किस किस्म का जहाज होता है, पहले मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। फोकर F-27 एक फ्रेंडशिप तैयारा था जो कि डच टर्बो प्रोपलाइनर कंपनी ने 1950 की दिहाई में इंट्रोड्यूस कराया था। इसमें 28 से 52 पैसेंजर्स की कैपेसिटी थी और ये मुख्तलिफ एयरलाइंस ने इसको काफी इस्तेमाल किया। खासतौर पे KLM जो कि एक डच एयरलाइन है और लुफ्थांसा ने तो इसका काफी इस्तेमाल किया। साथ ही साथ ये मिलिट्री एड प्रोग्राम में भी यूज होता था और मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए भी बहुत कारआमद था। वापस आते हैं पीआईए के तैयारे पे। इसमें 5 क्रू मेंबर मौजूद थे जिनके नाम कैप्टन SS जुबैर, कैप्टन एहसन आफ्ताब बिलग्रामी, फर्स्ट ऑफिसर सोहेल इकबाल, फ्लाइट स्टीवर्ड मोहम्मद मकसूद और एयर होस्टेस खालिदा हबीब शामिल थे। ठीक सुबह 7:35 पे F-27 फोकर तैयारा जो है इस्लामाबाद के लिए गिलगित एयरपोर्ट से उड़ान भरता है और ठीक 5 मिनट बाद 7:40 पे कैप्टन SS जुबैर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से राबिता करते हैं और उनको अपडेट करते हैं कि जहाज इस वक्त बुंजी चेक पोस्ट के ऊपर से गुजर रहा है और तमाम पैसेंजर खैरियत से हैं। बाय द वे, ये उस दौर की बात है जब पाकिस्तान में एयर ट्रैफिक कंट्रोल के पास रेडार की टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी और ये हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो सिग्नल पे डिपेंड करते थे। गिलगित से इस्लामाबाद का सफर ठीक 1 घंटा 10 मिनट की मुसाफत पर मौजूद है और ये 3 माउंटेन रेंजेस के ऊपर से गुजरता है जिसमें हिमालय, हिंदू कुश और कराकोरम वाक़ है और खास तौर पे नांगा पर्वत की जो पहाड़ी जिसको किलर माउंटेन कहा जाता है उसके ऊपर से भी गुजरता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा बहुत नांगा पर्वत के बारे में बताता चलूं। नांगा पर्वत जिसको किलर माउंटेन कहा जाता है दुनिया की 9वीं ऊंची माउंटेन है जिसकी ऊंचाई 8,126 मीटर अबव सी लेवल यानी 26,000 फीट से भी ज्यादा ऊंची है। PK-404 का आखिरी मैसेज जो कि 7:40 पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल की तरफ जाता है उसके बाद अचानक गायब हो जाता है और ATC के बार बार राब्ते के बावजूद जब कोई जवाब मौसूल नहीं होता तो इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाती है और सिविल एविएशन को मुतहर्रिक कर दिया जाता है। सिविल एविएशन का ये कहना है कि PK-404 ने जब गिलगित एयरपोर्ट से उड़ान भरी तब मौसम और मतला बिल्कुल साफ था लेकिन रास्ते में मौसम की खराबी और तूफान का अलर्ट मौजूद था। तैयारे के लापता होने की खबर जंगल की आग की तरह फैल जाती है और फिर तमाम इदारे अलर्ट कर दिए जाते हैं और मुतहर्रिक हो जाते हैं। कहा यह जाता है कि रास्ते में मौसम की खराबी के बाइस जहाज तूफान में फंसा और कैप्टन SS जुबैर ने फैसला किया कि कोई ऑल्टरनेट रूट अपनाया जाए और गालिबन किसी बर्फ के पहाड़ से टकरा गया। वक्त गुजरता गया और जहाज का बिल्कुल कोई अता पता मौजूद नहीं था और ATC को कैप्टन जुबैर की तरफ से किसी भी किस्म की मेडे की कॉल नहीं आई थी। मेडे एक कोड होता है जब एविएशन इंडस्ट्री में 3 बार किसी जहाज से मेडे की कॉल दी जाए इसका मतलब कि बहुत हाई अलर्ट और बहुत ही संगीन सिचुएशन है और इस मौके पे ATC तमाम जहाजों को छोड़ के सिर्फ इस जहाज पे फोकस करता है। अगले दिन 26 अगस्त की सुबह सिविल एविएशन ऑफिशियली स्टेटमेंट देती है कि PK-404 का जहाज और उसके तमाम क्रू मेंबर और पैसेंजर्स को मिसिंग डिक्लेयर किया जाता है। उस वक्त की वजीर आजम मोहतरमा बेनजीर भुट्टो फौरन ही सर्च ऑपरेशन का हुक्म देती हैं। 25 अगस्त को जिस दिन और जिस वक्त PK-404 नांगा पर्वत क्रॉस कर रही थी इत्तफाक से उसी दिन नांगा पर्वत पे एक अमेरिकन एक्सपीडिशन का ग्रुप नांगा पर्वत को क्लाइंब कर रहा था और उन क्लाइंबर्स ने ये स्टेटमेंट दिया कि उन्होंने नांगा पर्वत के ऊपर से एक जहाज को गुजरते हुए देखा है। इस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स और PIA मिलकर एरियल ऑपरेशन शुरू कर देते हैं।
इस एरियल ऑपरेशन में पाकिस्तान एयरफोर्स के 4 हेलीकॉप्टर, पाकिस्तान आर्मी के 2 C-130 और PIA के 2 जहाज मिलके नांगा पर्वत के ऊपर एरियल सर्च शुरू कर देते हैं और लगभग 4 दिन ये एरियल ऑपरेशन जारी रहता है। लेकिन उसके बाद ये डिक्लेयर किया जाता है कि चूंकि जहाज का रंग भी सफेद था और बर्फ का रंग भी सफेद है, तो इस सूरत में जहाज को स्पॉट करना इंतहाई नामुमकिन है और इसी बुनियाद पे ये सर्च ऑपरेशन खत्म कर दिया जाता है। एरियल ऑपरेशन को सीज करने के बाद लेन ऑपरेशन यानी जमीन के रास्ते से ढूंढने का फैसला किया जाता है। पाकिस्तान आर्मी के एक मेजर जो कि खुद एक क्लाइंबर थे, उनको और उनकी टीम को यह टास्क दिया जाता है और एक 8000 मीटर के एरिया को कार्व आउट किया जाता है कि इस एरिया के अंदर अंदर हमें जहाज के मलबे को ढूंढना है। इस सस्पेक्टेड एरिया जहां पे लेन ऑपरेशन जारी था, कई दिनों तक अनथक मेहनत के बावजूद किसी किस्म की कामयाबी हासिल नहीं हुई और फिर इस लेन ऑपरेशन को भी खत्म करना पड़ा। अब इस मिसिंग प्लेन के बारे में कई थ्योरी सामने आई, लेकिन मैं आपको 3 खास थ्योरीज जो कही जाती हैं उनके बारे में बताता हूं। पहली ये थी कि ये शायद हवा की वजह से, तूफान की वजह से LOC की तरफ गया और इसको शूट डाउन कर दिया गया। दूसरी थ्योरी ये दी जाती है कि गालिबन इसको हाईजैक करके अफगानिस्तान ले जाया गया और तीसरी थ्योरी ये कहती है कि ये आइसबर्ग में क्रैश कर गया। तो पहली कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की अगर बात करें कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे गालिबन इंडियन एयरफोर्स ने उसको शूट डाउन कर दिया, इसके बारे में मैं आपको समझाता हूँ। गिलगित से लाइन ऑफ कंट्रोल का फासला सिर्फ 110 किलोमीटर का है और जैसा कि हमने शुरू में कहा कि एक तूफान का अलर्ट मौजूद था। क्या पता उस तूफान से बचने के लिए कैप्टन SS जुबैर ने जहाज का रुख मोड़ा और अनजाने में लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस कर दी, जिसको इंडियन एयरफोर्स ने एक थ्रेट समझ के शूट डाउन कर दिया। जब ये बात काफी ज्यादा फैलने लगी तो पाकिस्तानी हुकूमत ने भारतीय हुकूमत से राबिता किया कि कहीं ऐसा वाकया तो नहीं हुआ, जिसको इंडियन एयरफोर्स ने बिल्कुल डिनाई किया और साथ में ये ऑफर भी दी कि आप हमारे साथ मिलके भी ये सर्च ऑपरेशन कर सकते हैं। दूसरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो कि हाईजैकिंग से रिलेटेड थी, इसमें लोगों का मानना था कि गालिबन इस जहाज को हाईजैक करके अफगानिस्तान ले जाया गया है और कुछ ही दिनों में हाईजैकर्स की तरफ से कोई ना कोई डिमांड आएगी। ये थ्योरी इस तरह लोगों के जहन में आई क्योंकि कुछ साल पहले 1981 में PK-326 कराची से हाईजैक करके काबुल ले जाया गया था अल जुल्फिकार ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, जिसमें 100 पैसेंजर मौजूद थे और उन्होंने काफी डिमांड्स भी ले आउट की थी और उसके बाद उस जहाज को काबुल से उड़ा के दमास्कस ले जाया गया था और फिर अपनी डिमांड्स मीट कराने के बाद दमिश्क में उन्होंने होस्टेजेस को रिलीज करना शुरू कर दिया था। अब चूंकि इस वाकये ने इतनी दहशत फैलाई थी तो लोगों का जहन भी इसी तरफ गया कि गालिबन ये जहाज भी हाईजैक कर लिया गया, लेकिन कुछ दिनों बाद ये भी प्रूव हो गया कि ऐसा नहीं हुआ है। और तीसरी थ्योरी जो कि काफी बिलीवेबल भी है वो ये कि जहाज गालिबन किसी आइसबर्ग से टकराया और टकराते ही बर्फ का एक बहुत बड़ा तोदा उसके ऊपर गिर गया जिसने जहाज को अपनी लपेट में ले लिया। उमूमन होता यह है कि जब जहाज क्रैश होता है तो उसका रैकेज फैलता है, उसमें से धुआं निकलता है, लेकिन चूंकि बर्फ के तोदे ने उसको लपेट लिया, इसी वजह से वो आज तक नहीं मिल सका। जब ये तमाम सर्च ऑपरेशन फेल हुए तो एक पॉइंट के बाद पाकिस्तानी हुकूमत ने इन तमाम पैसेंजर्स और क्रू मेंबर को जाँ बहक डिक्लेयर कर दिया, लेकिन फैमिलीज की तरफ से काफी प्रेशर रहा, काफी प्रोटेस्ट भी हुए। कई तो ऐसी फैमिलीज थी जो हर साल इस वाकये की एनिवर्सरी पे प्रोटेस्ट करती थी, लेकिन वक्त के साथ साथ वो भी होना खत्म हो गया। एक साहब आरिफ हुसैन, उनका इंटरव्यू भी मौजूद है जिसमें उनकी बीवी और उनके बच्चे बशमूल एक न्यू बॉर्न जिनको उन्होंने खुद ही सी ऑफ किया था गिलगित एयरपोर्ट पे, उनकी पूरी फैमिली इस हादसे का शिकार हो गई थी। लवाहिकीन जो प्रोटेस्ट करते थे उनकी एक ही डिमांड होती थी कि कम से कम हमें हमारे प्यारों की डेड बॉडी फराहम कर दी जाए ताकि उनको एक सुकून आ जाए, ताकि उनको एक सब्र मिल जाए और वो एक लिम्बो में जो फंसे हुए उससे बाहर आ जाए। लेकिन जब जहाज ही नहीं मिला तो डेड बॉडीज मिलने का सवाल ही नहीं होता। अब जिस तरह मैंने शुरू में कहा था कि गालिबन कुछ अरसे में ये जहाज मिल भी सकता है, तो वो कैसे? माहिरीन का ये मानना है कि जिस तरह दुनिया में क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के असरात सामने आ रहे हैं, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि बर्फ के पिघलने की वजह से ये जहाज नमूदार हो जाए। इसकी एक जिंदा मिसाल ये है कि एक ब्रिटिश क्लाइंबर जिनका नाम जॉर्ज था, 8 जून 1924 को माउंट एवरेस्ट सर करने की कोशिश में जाँ बहक हो गए थे और उनकी लाश नहीं मिली थी, लेकिन 8 जून 1924 को माउंट एवरेस्ट सर करने की नीयत से उस पहाड़ पे चढ़े और फिर लापता हो गए और 1999 में तकरीबन 75 साल बाद उनकी लाश मिली। तो गालिबन इसी तरह जब ग्लेशियर्स पिघलेंगे, बर्फ पिघलेगी, तो क्या पता PK-404 भी नजर आ जाए। अब PIA की
फ्लाइट PK-404 अपनी नौयत में एक वाहिद वाकया नहीं, इस तरह के और भी मिसिंग प्लेन्स की कहानियां मौजूद है जो कि फ्लाइट जैसी उन्होंने भरी उसके बाद वो रेडार से भी गायब हो गए। ना आज तक उनका मलबा मिला, ना उनका कोई मैसेज मिला, ना ही उनकी लाशें मिली। इसकी पहली मिसाल 1953 में मिलती है जब स्काईवेज नाम की एक एयरलाइन जो कि जमैका से उड़ती है 39 पैसेंजर्स को लेके, एक SOS कॉल उनकी नॉर्थ अटलांटिक से मिलती है, लेकिन उसके बाद वो जहाज हमेशा के लिए गायब हो जाता है। इसी तरह की एक और फ्लाइट डिसअपीयरेंस होती है 1962 में। अमेरिकन आर्मी का जहाज फ्लाइंग टाइगर लाइन जो कि कैलिफोर्निया से उड़ता है वियतनाम वॉर के लिए, इसमें 93 से 96 US सोल्जर्स और कुछ वियतनामी सिटीजन होते हैं। पहले वो गुआम उतरता है, वहां पे रिफ्यूलिंग करता है, उसके बाद उसका अगला स्टॉप होता है फिलिपाइन, जिसके बाद उसने वियतनाम जाना था सीक्रेट ऑपरेशन के लिए, लेकिन फिलिपाइन के रास्ते में ही वो जहाज गायब हो जाता है और आज तक उसका कोई सुराग नहीं मिलता। और इन तमाम फ्लाइट डिसअपीयरेंस की सबसे ताजा मिसाल जो कि हम सब ने देखी, MH370 मलेशियन एयरलाइन का जहाज जो कि कुआलालंपुर से उड़ता है 227 पैसेंजर्स को लेके ऑन रूट टू बीजिंग, रास्ते में गायब हो जाता है और आज तक उसका सुराग नहीं मिलता। इस पे हमने काफी डॉक्यूमेंट्रीज देखी, न्यूज कवरेज देखी, लाइव न्यूज कवरेज देखी, लेकिन आज इस बात को 10 साल से ज्यादा अरसा हो गया और आज तक इस जहाज का सुराग नहीं मिल सका। अच्छा, PIA का फोकर F-27 ये वाहिद जहाज नहीं था जो क्रैश हुआ, इसके अलावा भी 5 क्रैशेस हुए हैं इसी वेरिएंट के। सबसे पहला होता है 1970 में, इस्लामाबाद से फ्लाइट लेता है और इस्लामाबाद में ही क्रैश होता है जिसमें 30 लोग जाँ भाग होते हैं। फिर 2 साल बाद 1972 में इसी वेरिएंट का जहाज F-27 रावलपिंडी से उड़ के वहीं क्रैश हो जाता है जिसपे 26 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। फिर आता है 1986 में, इस्लामाबाद से एक जहाज उड़ता है 53 लोगों को लेके, पेशावर के करीब लैंड होने से पहले ही क्रैश हो जाता है, लेकिन 53 में से सिर्फ 13 लोग जाँ भाग होते हैं। चौथा जहाज जिसकी हम बात कर रहे हैं जो कि आज तक नहीं मिला। 5वां जहाज 2003 में कोहाट की पहाड़ियों में क्रैश कर जाता है जिसमें उस वक्त के एयर चीफ मार्शल मुशर्रफ अली और उनकी वाइफ समेत 15 लोग जाँ भाग हो जाते हैं। और छठा वाकया 2006 में मुल्तान से यही F-27 उड़ता है लाहौर के लिए, लेकिन लाहौर के करीब एक मैदान में क्रैश हो जाता है जिसमें 41 पैसेंजर समेत 4 क्रू मेंबर जाँ भाग हो जाते हैं। F-27 की इतनी बुरी परफॉर्मेंस और इतने सारे क्रैशेस के बाद फाइनली PIA 2006 में F-27 को डिसकंटिन्यू करती है और उसको रिप्लेस करती है ATR-42 से, और फिर ठीक 10 साल बाद वो ATR भी चित्राल में क्रैश कर जाता है जिसमें जुनैद जमशेद साहब बशमूल काफी सारे पैसेंजर्स इस दुनिया से चले जाते हैं। अब क्या PK-404 को तलाश करने के लिए हमें क्लाइमेट चेंज का या इन ग्लेशियर्स का मेल्ट होने का वेट करना पड़ेगा, या फिर अब जबकि इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है, इतने आर्कियोलॉजिस्ट हैं जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के भी जहाजों को ढूंढ निकालते हैं, समुद्री जहाजों को सोनार टेक्नोलॉजी के जरिए ढूंढ निकाल पाते हैं, इतनी टेक्नोलॉजी अब चूंकि हमारे पास मौजूद है, एक बार फिर इस सर्च ऑपरेशन का इंतजाम क्यों नहीं करती ताकि उस जहाज में मौजूद जितने भी पैसेंजर्स थे उनके लवाहिकीन को कम से कम एक सुकून मिल सके, उनको एक क्लोजर मिल सके। सो ये कहानी थी पाकिस्तान एयरलाइंस के PK-404 की मिस्ट्री फ्लाइट की जो कि आज से 35 साल पहले गिलगित से हवा में उड़ी और आज तक नहीं मिली। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इसी तरह की मजीद मिस्ट्री वीडियोस देखना चाहते हैं तो कमेंट में हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।